चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 6 से शुरू करते हैं, जिसका नाम है मार्केट। देखो, आपके इकोनॉमिक्स का सबसे सिंपल चैप्टर है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें आपको इकोनॉमिक्स की काफ़ी रियल जनरल नॉलेज भी मिलेगी। देखो, इस चैप्टर का नाम है ना मार्केट। तो मार्केट मीन्स क्या? मार्केट का सबसे पहले अगर हम लोग मीनिंग समझे ना, तो सबसे सिंपल मीनिंग मार्केट का ये कहते हैं कि ऐसी प्लेस जहाँ पे गुड्स और सर्विस की परचेस और सेलिंग होती हो, जहाँ पे कोई भी गुड्स या सर्विस खरीदे बेचे जाते हो, वो प्लेस मार्केट कहते हैं। सिंपल मीनिंग तो ये हुआ। लेकिन अगर प्रॉपर डेफिनेशन वाइज देखी जाए ना, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्केट इज द फंक्शनल सिस्टम वेयर द बायर्स एंड सेलर कॉन्टेक्ट ईच अदर to decide the price and quantity of goods or service। कि मार्केट वो फंक्शनल सिस्टम कहलाता है, वो सिस्टम कहलाता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स कॉन्टेक्ट ईच अदर, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं। ठीक है ना, बायर्स खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एक दूसरे के सामने। टू डिसाइड द प्राइस, कि जहाँ पे वो प्राइस नक्की करते हैं, क्योंकि जो खरीदने वाला होगा वो नक्की करेगा ना कि यार प्लीज़ थोड़ा सा कम कर दो, या जैसे कैसे बार्गेनिंग करते हैं, कि मतलब वो प्राइस डिसाइड करते हैं। हमेशा बार्गेनिंग नहीं होती, कि अगर वो बायर ऐसे भी होते हैं या सेलर भी होते हैं कि ये जैसे फिक्स प्राइस है कि इसी प्राइस में ही खरीदना है। मतलब इन शॉर्ट प्राइस वहाँ डिसाइड होता है एंड क्वांटिटी डिसाइड होती है कि कितना खरीदना या बेचना है। गुड्स और सर्विस की प्राइस और क्वांटिटी जहाँ पे डिसाइड होती हो तो वो मार्केट कहलाता है। मतलब मार्केट वो सिस्टम कहलाया कि जिसके थ्रू बायर और सेलर वो एक दूसरे के सामने आते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और परचेस एंड सेलिंग करते हैं। परचेसिंग और सेलिंग, खरीदते या बेचते हैं गुड्स और सर्विस, तो उसे मार्केट या तो मार्केट सिस्टम कहते हैं। सही बात है ना। आप लोग कोई भी जगह पे जाओ जहाँ से आप लोग कोई भी चीज़ खरीदते हो या बेचते हो, तो वो प्लेस आपके लिए क्या कहलाई? मार्केट कहलाई। ठीक है। इस मार्केट को और अच्छी तरह से अगर समझना हो ना, तो हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू उसे समझेंगे। कोई भी टॉपिक को समझना होता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू इजीली समझा जाता है ना। यहाँ पे भी वैसे करें तो देखो, इनके कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला कैरेक्टर हम लोग देखें तो वो आता है न्यूमरस सेलर एंड बायर्स। मार्केट में हमेशा न्यूमरस, न्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे, बहुत ज़्यादा सेलर्स एंड बायर्स होते हैं। ठीक है। देखो कि जब कोई एक ही इंसान खरीदने या बेचने वाला हो ना, तो वो प्लेस मार्केट नहीं कहलाई। मतलब आप लोग अगर कोई अपनी शॉप चला रहे हो और वो कोई एक ही इंसान के लिए चीज़ें बना रहे हो या उसे बेच रहे हो, तो वो क्या आपकी मार्केट प्लेस कहलाई? नहीं ना। जिस मार्केट में खरीदने वाला एक ही इंसान हो और बेचने वाला भी कोई एक ही इंसान हो, तो वो मार्केट कहलाता है? कहाँ से वो मार्केट हुआ भाई? मार्केट में हमेशा सेलर भी न्यूमरस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आप लोग जनरली अपनी सिटी का मेन मार्केट देखते ही होंगे, जहाँ पे एक नहीं हज़ारों दुकानें एक साथ होती है। सेलर भी बहुत ज़्यादा होते हैं एंड बायर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। खरीदने वाले भी तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना। ठीक है ना, कोई एक दो खरीदने वाले नहीं होंगे, खरीदने वाले भी तो पूरी सिटी जैसे उस मार्केट में आती है। तो मार्केट का मेन कैरेक्टर ही यही आता है कि जहाँ पर बहुत सारे शॉप एक साथ हो और बहुत सारे खरीदने वाले भी एक साथ हो, सेलर एंड बायर्स, तो वो मार्केट कहलाए। कितनी बार आपकी जैसे सोसाइटी होती है, आप कोई सोसाइटी में रहते हो, उस सोसाइटी के कॉर्नर पे एक ही दुकान है। ठीक है, आपकी सोसाइटी हुई, उसके बाहर कोई एक ही शॉप है कि जहाँ से आप लोग सब सामान खरीदते हो, तो क्या वो अकेली शॉप वो मार्केट कहलाई? नहीं कहलाई ना। लेकिन आप कोई आपकी सिटी के मेन मार्केट में जाते हो, तो वहाँ एक शॉप होती है? नहीं, बहुत सारी शॉप एक साथ, और पूरी सिटी के लोग वहाँ से चीज़ें खरीदने आते हैं। तो न्यूमरस सेलर एंड बायर्स, जहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो जो भी सेलिंग करते हैं ना, उसमें उनका मेन पर्पस होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। जो सेलर हुए, बेचने वाले, जो भी चीज़ें, जो भी गुड्स या सर्विस वो सेल करते हैं, तो उनका मेन पर्पस, क्यों वो सेलिंग करते हैं? तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए। और जो बायर्स होते हैं ना, जो खरीदने वाले होते हैं, वो चीज़ें क्यों खरीदते हैं? तो अपनी नीड के लिए या तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए।
अपनी कोई ज़रूरियात पूरी करने के लिए, या तो फिर जो है वो अपना कोई सेटिस्फैक्शन के लिए वो चीज़ें खरीदते हैं, बरोबर ना। तो ये मार्केट प्लेस कहलाई ना। दूसरा कैरेक्टर आता है गुड्स एंड सर्विस। मार्केट में हमेशा गुड्स और सर्विस क्या कहते हैं, एक्सचेंज की जाती है, खरीदे या बेचे जाते हैं गुड्स एंड सर्विस। और मार्केट वही प्लेस कहलाती है कि जहाँ पर आपको हमेशा डिमांड के हिसाब से गुड्स मिलते रहे, तो ही वो मार्केट कहलाई। आप कोई शॉप पे जाते हो और वो शॉप वाला आपको हमेशा कहे कि नहीं भाई अभी सामान नहीं है, अगले हफ्ते लेके आना। आप कोई अगर पर्टिकुलर कोई चीज़ें खरीदने जा रहे हो, आपको कोई पर्टिकुलर बिस्किट खाना है, मुझे तो यही खाना है, आप गए मार्केट में, वहाँ पे बोल रहे हो अगर कि भाई क्या कहते हैं कि भाई मुझे बिस्किट चाहिए, और सामने वाला कहेगा अभी नहीं है स्टॉक में, अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते जाओगे, वो फिर से कहेगा अभी भी नहीं है और 5 दिन बाद आना। फिर गए तो फिर वो और कहेगा बाद में आना। तो अगर ऐसी सिचुएशन चलती रहे ना, तो वो परफेक्ट मार्केट नहीं कहलाया। मार्केट हमेशा वही कहलाता है कि जहाँ पर जो है वो गुड्स डिमांड के हिसाब से मिलते रहे, कि कस्टमर को या बायर को जब भी नीड हो ना, जब भी ज़रूर हो, तो उसे उसकी चीज़ें मिलती रहें, तो ही तो वो प्लेस मार्केट कहलाती है ना, है कि नहीं। आपके आसपास कोई छोटी सी शॉप होती है ना, तो उसमें कितनी बार शायद चीज़ें ख़त्म हो जाए, तो आप लोग जनरली बातें भी करते हो कि नहीं यार हमारे एरिया में चीज़ें नहीं मिल रही है, बाहर मार्केट से खरीद कर लाना होगा। कहते हो कि नहीं, ऐसे सेंटेंस आप लोग यूज़ करते हो ना, है ना। मार्केट वो प्लेस होती है कि जहाँ पर डिमांड के हिसाब से हमेशा चीज़ें मिलती रहती है, और सिर्फ एक ही नहीं, जहाँ पे गुड्स और सर्विस की वेराइटीज़ भी होती हैं। वेराइटीज़ भी होती हैं गुड्स और सर्विस की, खाली एक ही चीज़ नहीं मिलती। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओ ना, तो मार्केट वो प्लेस कहलाती है कि जहाँ पर बायर के लिए उसकी अलग अलग वेराइटीज़ भी मिले। अगर आप कपड़े खरीदने जा रहे हो, तो मार्केट में सभी शॉप पे एक जैसे कपड़े नहीं मिलेंगे, आपको वैरायटी मिलेगी ना। हर शॉप पे अलग अलग तरह के कपड़े, प्राइस अलग होगा, उसकी क्वालिटी अलग होगी, डिज़ाइन अलग होगी, कलर अलग होगी ना, ये सब वैरायटीज़। तो मार्केट वही प्लेस कहलाता है कि जहाँ पे गुड्स और सर्विस डिमांड के हिसाब से हमेशा मिलती रहे, और उसमें अलग अलग वैरायटीज़ भी मिलती रहे, कि जिससे जो बायर है ना, वो बायर मतलब जो कस्टमर है, वो अपनी नीड के हिसाब से अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सके। क्या इतनी सारी वैरायटी है, उसमें से मुझे ये चीज़ पसंद है तो मैं वो चीज़ खरीदूंगा। ओके। फिर मार्केट का दूसरा कैरेक्टर आता है, वो आता है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब क्या, कि मार्केट वो प्लेस ना, कि जहाँ पर जो है वो बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हो, एक दूसरे के सामने आते हो। आप कोई शॉप से खरीदने जाते हो, तो वो सेलर के कांटेक्ट में आना है, ऐसे ही कहते हैं ना, बराबर ना। लेकिन प्रेजेंट टाइम जैसा है ना, कि प्रेजेंट टाइम में अब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ये प्रेजेंट आज की टेक्नोलॉजी का जो टाइमिंग है वो। पहले जो मार्केट होते थे, तो उसमें बायर और सेलर वो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते थे, आप सेलर को सामने देखते ही ना, बरोबर ना। लेकिन अब इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट ऐसा कि जैसे कि अब काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें आप लोगों को सेलर कौन है वो पता ही नहीं चलता, और उसमें आप लोग फिर भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। ठीक है, फिर भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। जैसे कि उसमें अगर प्रेजेंट टाइम में कहा जाए ना, तो एक उसके दो ऑप्शन हैं। जैसे कि एक आता है टेली शॉपिंग, कॉन्टेक्ट में आता है टेली शॉपिंग। टेली शॉपिंग पता है कि आप लोग जैसे टीवी आप लोग जैसे देखते हो ना, तो टीवी ऑन करते ही अभी कितनी बार है ना, आप लोगों को वो एडवर्टाइजमेंट वाली चैनल आ जाती है। नहीं, वो नापतोल और अदर ऐसी कोई चैनल्स आती हैं कि जिसमें पूरा दिन एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है। वो अलग अलग प्रोडक्ट के डेमो बताते हैं, और आप लोगों को नीचे वो कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं कि इस नंबर पे फ़ोन करो अगर आपको ये प्रोडक्ट ख़रीदना है तो ये टेली शॉपिंग कहलाई। इसमें आप लोग सेलर कौन है, बेचने वाला कौन है, उसके कांटेक्ट में नहीं आते, उसको देख भी नहीं पाते, पता नहीं कौन है, और फिर भी जो है वो फ़ोन करके उससे वो प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो समझो ये टेली शॉपिंग वो प्रेजेंट टाइम का एक नया ऐसा मार्केट है कि जिसमें बायर और सेलर एक दूसरे के इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं। या जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, टेली शॉपिंग के अलावा ऑनलाइन शॉपिंग,
आज सबको पता है कि मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू जैसे ऑनलाइन वेबसाइट चलती है ना, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, चलती है कि नहीं ये सब वेबसाइट्स। तो इनमें भी हज़ारों प्रोडक्ट वहाँ पे रखे हुए होते हैं और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो अपनी नीड का प्रोडक्ट है, आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हो, ख़रीद सकते हो। उसमें सेलर कौन है, बेचने वाला कौन है, ये पता चलता है क्या? नहीं पता चलता ना बेचने वाला कौन है। तो फिर भी हम लोग उससे वो चीज़ें खरीदते हैं ना। तो इसमें भी बायर और सेलर एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। फिर भी हम लोग उनसे वो चीज़ें खरीद सकते हैं। ठीक है। तो अब मार्केट के इस कैरेक्टर में, कांटेक्ट के कैरेक्टर में ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट वो प्लेस कहलाए कि जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। फिर भले भले वो डायरेक्ट कांटेक्ट हो या इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो। आपकी सिटी का जैसे कोई मार्केट हुआ, वहाँ से आप चीज़ें खरीदने जा रहे हो, तो मतलब समझो वो डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ। और जो ऑनलाइन मार्केट, हाँ इसे ऑनलाइन मार्केट कहेंगे, जो आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इनकी बात कर रहे हो, ये ऑनलाइन मार्केट हुआ। कि यहाँ ऑनलाइन मार्केट से अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप उसके इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं। बरोबर है ना। उसके बाद का कैरेक्टरिस्टिक आता है तो वो आता है प्राइस। प्राइस, तो देखो मार्केट वो प्लेस कहलाती है कि जहाँ पर हर एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है। और ये प्राइस कैसे डिसाइड होता है? तो प्राइस जनरली डिमांड के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, डिमांड और सप्लाई। इसके आगे के चैप्टर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े ना, डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से फिर प्राइस डिसाइड होता है। आप लोगों को ये ध्यान ही है कि अगर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी ना, डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस जनरली थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये रूल ध्यान रखना बेटा, जो पहले भी हमने देखा आगे डिमांड वाले चैप्टर में ये समझा ही था कि अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो मतलब कि उसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ऐसे डिसाइड होता है ना। दिवाली का जब टाइमिंग आता है तो दिवाली के टाइमिंग में हर एक प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे क्रैकर्स हुए, फटाके हुए, तो उनकी डिमांड थोड़ी बढ़ जाती है तो उसका प्राइस भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप दिवाली के अलावा कभी फटाके खरीदने जाओ, क्रैकर्स खरीदने जाओ, तो उसकी प्राइस थोड़ी लो मिलेगी, कम मिलेगी। लेकिन दिवाली के टाइमिंग में उसकी प्राइस बढ़ जाती है ना, क्योंकि डिमांड ज़्यादा तो प्राइस भी ज़्यादा। और अगर डिमांड कम हो ना, कि ये प्रोडक्ट तो कोई नहीं खरीद रहा है, तो उसकी वजह से उसका प्राइस भी फिर कम कर देते हैं। डिमांड कम तो प्राइस भी कम कर दिया जाता है। और ऐसे ही दूसरा प्राइस पे इफेक्ट करता है ना, तो वो आता है सप्लाई। सप्लाई, कि भाई मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट का सप्लाई कितना है। कि अगर सप्लाई ज़्यादा होगा ना, सप्लाई अगर ज़्यादा हुआ ना, तो उसका मतलब उसमें प्राइस वो भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, नहीं प्राइस थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर सप्लाई ज़्यादा हुआ तो। कि अगर मार्केट में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा में पड़ी हुई है, सप्लाई ज़्यादा मतलब स्टॉक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अगर मार्केट में वो चीज़ पड़ी हुई है ना, तो उसे निकालना ज़रूरी है। अगर आपकी शॉप है, आपका बिजनेस है, कि उसमें अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ नहीं बिक रहा है, सप्लाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, बिक नहीं रहा है, तो फिर तो वो उसको जल्दी बेचने के लिए प्राइस थोड़ी सी कम कर देते हैं ना। तो अगर सप्लाई ज़्यादा हो तो प्राइस थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। और अगर सप्लाई कम हो ना, कोई प्रोडक्ट अगर लिमिटेड पड़ा हुआ है, तो उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। तो ये डिमांड सप्लाई, इन दोनों के डिपेंडेंट होकर ये प्राइस डिसाइड किया जाता है। और दूसरा डिपेंड होता है, दूसरा कुछ हद तक डिपेंड होता है, वो होता है सेलर पे। कितनी बार सेलर होते हैं वो अपना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो प्राइस चेंज भी करते हैं, प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा या कम भी कर देते हैं। अब देखो, जिसमें एमआरपी होती है ना, जिसमें गवर्नमेंट या कंपनी एमआरपी छाप के देती है, तो उस पर तो फिक्स एमआरपी से ज़्यादा प्राइस कभी कोई नहीं लेता। एमआरपी से कम प्राइस ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं एमआरपी से कम प्राइस, लेकिन एमआरपी से ज़्यादा प्राइस कोई भी ले सकता नहीं है, कोई शॉपकीपर नहीं। लेकिन जिन चीज़ों पे, जिन प्रोडक्ट पे एमआरपी, कंपनी की एमआरपी छपी हुई नहीं होती, तो वही प्रोडक्ट हर एक शॉपकीपर अलग अलग प्राइस पे बेचता है। ठीक है ना। फिर वो जैसा शॉपकीपर हो और जैसे उसको प्रॉफिट कमाना हो।
जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हो ना, तो कपड़े पे कोई एमआरपी छपी हुई होती है क्या, कि कंपनी की एमआरपी छपी हुई होती है? नहीं छपी हुई होती ना, कि उसमें भले फिर वो कोई भी कंपनी का क्यों ना हो, उस पर कोई एमआरपी नहीं होती, कंपनी उस पर प्राइस छाप कर नहीं देती। कि आपने अगर बीइंग ह्यूमन के कपड़े खरीद रहे हो, तो उसमें बीइंग ह्यूमन जो कंपनी है वही कंपनी छाप के देती हो कि ये शर्ट का प्राइस जो है वो 300 रुपये है, ऐसा छाप के देते हैं? नहीं ना। तो हर एक जगह पे उसकी प्राइस अलग अलग मिलेगी। आप छोटी कोई शॉप पे जाओगे तो वही प्रोडक्ट आपको 300 रुपये में मिलेगा, और वहीं अगर कोई मॉल में खरीदने जाओगे ना, तो वही प्रोडक्ट आपको 1000 रुपये में भी मिलेगा। तो प्राइस डिपेंड होता है ना, कि कौन प्रोडक्ट बेच रहा है, कैसे उसकी डिमांड है, कैसा सप्लाई है, इन सब चीज़ों पे ये प्राइस डिसाइड होता है। तो इन शॉर्ट मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से ही ये प्राइस भी नक्की होता है। उनके बाद दूसरा आता है कैरेक्टरिस्टिक, वो आता है इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट सिचुएशन। कि मार्केट ऐसी प्लेस है कि जहाँ पर ये बायर और सेलर वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, और उसकी वजह से ही मार्केट की रियल सिचुएशन वो हर किसी को पता चलती है, बायर को भी और सेलर को भी। कि उसके बाद ही जो कंपनी है ना, मेन जो कंपनी जो प्रोडक्शन करते हैं, वो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अलग अलग डिसीजन लेती है। जैसे कोई चॉकलेट की अगर बात करो, जैसे आप डेयरी मिल्क खाते हो, तो डेयरी मिल्क एक्चुअली कहाँ कंपनी में बनता है, कौन बनाता है, कैसे बनाता है, आप कोई उसके कांटेक्ट में आते हो? नहीं आते हो ना। आप तो शॉपकीपर के पास जाते हो ना, जो शॉपकीपर आपको डेयरी मिल्क बेचता है। सीधी सी बात ना। तो यहाँ पर वो सेलर हुआ, आप बायर हुए। आप दोनों जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हो ना, तो आपको अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो आप कंपनी को जाकर बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। आप किसके पास जाओगे? उस सेलर के पास, शॉपकीपर के पास। क्या डेयरी मिल्क का ये जो प्रोडक्ट है ना, ये अच्छा नहीं है ना, इससे अच्छा तो भाई वही प्रोडक्ट अच्छा है। डेयरी मिल्क के कितने सारे ऑप्शन आते हैं, तो आप कहोगे नहीं नहीं यार ये वाला अच्छा नहीं है, इससे ज़्यादा तो वो अच्छा है। तो इससे जो है वो सेलर, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची कि हाँ भाई कस्टमर जो है वो ये चीज़ नहीं खरीद रहे, यही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। कि जैसे डेयरी मिल्क के अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं, एक सिल्क आता है, फिर एक जो है वो कैश्यू नट आता है, या नॉर्मल डेयरी मिल्क, बहुत सारे आते हैं। तो लोग कहेंगे कि नहीं भाई, लोग जो है वो जब सब कस्टमर शॉपकीपर के पास जाकर सिर्फ सब अगर सिल्क खरीदने जा रहे हैं, तो शॉपकीपर क्या कहेगा कि हाँ भाई सभी कस्टमर को है ना सिल्क ज़्यादा पसंद आ रहा है, बाकी के चॉकलेट्स पसंद नहीं आ रहे। तो ये इन्फॉर्मेशन जाएगी धीरे धीरे घूमते घूमते किसके पास? कंपनी के पास। वो शॉपकीपर होलसेलर को बताएगा, होलसेलर जाकर उस कंपनी को बताएगा। तो उस कंपनी के मालिक को ये सिचुएशन पता चलेगी कि हाँ भाई मार्केट में है ना, लोग सिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद रहे हैं, सिल्क चॉकलेट ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो वो फिर आगे डिसीजन ऐसा लेगा कि ज़्यादातर जो नए चॉकलेट बनाएगा ना, वो सिल्क के ही चॉकलेट बनाएगा। समझ आ रहा है? तो मतलब ये मार्केट से प्रॉपर मार्केट की सिचुएशन पता चलती है, कि जिससे जो मेन कंपनी है ना, ये तो मैंने खाली चॉकलेट का एग्जांपल दिया, ऐसे तो हजारों प्रोडक्ट हो गए ना मार्केट में। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए मेन जो कंपनी है उसके पास ये सिचुएशन पहुंचती है कि लोगों को कौन सी चीज़ पसंद आ रही है, कौन सी नहीं पसंद आ रही। तो वो फिर उनके हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि आगे कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, प्राइस कितनी रखनी है, नहीं रखनी है कि नहीं। अगर कोई चीज़ की प्राइस आपको ज़्यादा लगती है, तो आप शॉपकीपर को जाकर सीधा कहते हो ना कि नहीं यार ये तो बहुत महंगा है, मुझे ये नहीं खरीदना है। तो वो शॉपकीपर है ना, ये इन्फॉर्मेशन सीधा कंपनी तक पहुंचाता है कि लोग आपके प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे भाई, सबको महंगा लग रहा है, थोड़ा प्राइस कम करो। तो फिर कंपनी में नई प्रोडक्ट बनाती है जिस पे लिखा हुआ आता है 5 रुपये ऑफ, है ₹5 ऑफ, ₹10 ऑफ, भाई थोड़े कम कर दिए, है कि नहीं। तो ये सिचुएशन वहाँ तक पहुँचती है, फिर कंपनी ऐसा डिसीजन लेती है ना। इसके अलावा कोई भी तरह की कैलेमिटीज़ आती है, कभी बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, और कोई प्रॉब्लम हो गई, नेचुरल या मैन मेड कोई भी कैलेमिटी, तो उस वक्त भी मार्केट सिचुएशन जो थोड़ी सी चेंज होती है, उनके हिसाब से इंफॉर्मेशन उनको मिलती है कंपनी को, और फिर वो कंपनी जो है वो उसके हिसाब से डिसीजन लेती है। अगर कोई एक एरिया में, गुजरात में कोई अगर सिटी में बाढ़ आ गई बहुत सारी, ठीक है, तो कंपनी जो है वो ये कहेगी ना कि हाँ भाई इस सिटी में अभी फ़िलहाल बाढ़ चल रही है या नेचुरल कैलेमिटी है,
तो वहाँ पे प्रोडक्ट कम या ज़्यादा उस तरह से बेचे जाएंगे। तो ये मार्केट से ही रियल सिचुएशन उस कंपनी तक पहुँचती है और वो लोग उनके रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। ओके, तो मार्केट क्या कहते हैं वो क्लियरली समझ में आ गया ना। अब हम लोग चैप्टर के आगे के पॉइंट पे चले, जो नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट के अलग अलग टाइप्स, क्लासिफिकेशन मतलब समझो मार्केट के टाइप्स। अब मार्केट के टाइप्स वो बहुत सारे बेसिस पर हैं, लोकेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, कंट्रोल या कंपटीशन के हिसाब से, हर एक हिसाब से मार्केट के अलग अलग टाइप्स आते हैं और हम लोग उनमें से कुछ टाइप्स हम लोग देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले लोकेशन के बेस्ड पर हम लोग उसके टाइप्स देखें, मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन। तो लोकेशन के हिसाब से मार्केट के 4 टाइप आते हैं, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट। चारों के मीनिंग ध्यान से समझना। सबसे पहले लोकल मार्केट। तो लोकल मार्केट मतलब वो मार्केट कहलाता है कि जहाँ पे जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जहाँ होता हो ना, उसी प्लेस पर उसकी सेलिंग भी होती हो, तो वो लोकल मार्केट कहते हैं। मतलब जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पर ही उसकी सेलिंग भी। जैसे अगर एग्जांपल लें कि कोई विलेज में अगर कोई क्ले यूटेंसिल्स बन रहे हैं, कोई गांव में अगर मिट्टी के बर्तन तैयार हो रहे हैं और उसकी सेलिंग उसी प्लेस पर ही हो रही है, उसी गांव में खाली वो बर्तन बेचे जाएंगे, गांव के बाहर नहीं, तो उसे लोकल मार्केट कहते हैं। कोई प्रोडक्ट जिस एरिया में बन रहा है उसका ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं किया जाता, दूसरे एरिया में नहीं भेजा जाता, उसी एरिया में उसको बेचा जाता है, तो उसे लोकल मार्केट कहते हैं। बराबर ना। जैसे दूसरा आता है वो आता है रीजनल मार्केट। तो रीजनल मार्केट मतलब ऐसा कहते हैं कि अगर अगर कोई प्रोडक्ट पर्टिकुलर रीजन में लिमिटेड हो, पर्टिकुलर रीजन, रीजन मतलब एरिया, पर्टिकुलर रीजन, फिर वो रीजन का एरिया मतलब वो एक विलेज भी हो सकता है, एक सिटी भी हो सकती है, या एक स्टेट भी हो सकता है। तो जो प्रोडक्ट की सेलिंग एक रीजन में, एक एरिया में लिमिटेड हो अगर, तो ऐसे मार्केट को रीजनल मार्केट कहते हैं। कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पर्टिकुलर आपको एक ही एरिया में, या तो एक सिटी में या तो एक स्टेट में ही मिलेगी, उसके बाहर वो चीज़ें मिलेगी नहीं, तो ऐसे को रीजनल मार्केट कहते हैं। जैसे अगर इसका एग्जांपल दें ना, तो ऐसा हमारे गुजरात में बहुत सारे हैं। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है सूरत की घारी। सूरत में बनने वाली घारी, घारी जो मिठाई आती है, तो वो ज़्यादातर आपको मैक्सिमम सूरत में ही मिलेगी। हाँ, आजकल सूरत के बाहर भी मिलती है, ये बात सही है, लेकिन मेन रीजनल मार्केट वो कहलाए ना कि वो सूरत में ही मिलेगी। या जैसे अगर कोई रीजनल बुक, कोई रीजनल बुक, तो रीजनल बुक मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज की बुक, तो आपको उसी स्टेट में मिलेगी। अगर कोई नॉवेल अगर गुजराती में लिखी गई है, तो वो गुजराती की नॉवेल आपको गुजरात में ही मिलेगी। गुजरात के बाहर अगर आपको साउथ इंडिया में जाकर वहाँ पे गुजराती नॉवेल ढूंढने जाओगे तो शायद न मिले ना। वो उसका रीजनल मार्केट कहलाया, क्योंकि उसकी सेलिंग वो पर्टिकुलर रीजन मतलब पर्टिकुलर एरिया में लिमिटेड होती है। समझ आ रही है बात। रीजनल मार्केट के बाद दूसरा आता है, उसे कहते हैं नेशनल मार्केट। तो नेशनल मार्केट मतलब क्या, वो ऐसा मार्केट कहलाया कि जिसमें जो प्रोडक्ट या सर्विस की सेलिंग पूरे नेशन, पूरी कंट्री में उसकी सेलिंग होती हो, तो वो नेशनल मार्केट कहते हैं। पूरी कंट्री में जहाँ पर सेलिंग होती है, ठीक है। जैसे कि हिंदी नॉवेल्स हुई, हिंदी बुक्स हुई, गुजराती बुक्स खाली गुजरात में बिकेगी, लेकिन जो हिंदी बुक्स है वो पूरी की पूरी कंट्री में बिकेगी ना, वो उसके लिए नेशनल मार्केट। जैसे साड़ी का मार्केट, तो साड़ी वो पूरी कंट्री में बिकती है। या जैसे डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी के कोई भी प्रोडक्ट अगर हुए तो वो भी पूरी कंट्री में बिकेंगे। तो ऐसा मार्केट क्या कहलाता है, नेशनल मार्केट, जब कोई प्रोडक्ट और सर्विस पूरी कंट्री में सेलिंग होती है उसकी। उसके बाद आता है, वो आता है इंटरनेशनल मार्केट। तो इंटरनेशनल मार्केट मतलब क्या, कि जहाँ पर जो प्रोडक्ट की सेलिंग पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी होती हो, ये ग्लोबल मार्केट कहते हैं, इसे ग्लोबल मार्केट भी कहते हैं, कि जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी उसकी सेलिंग होती हो, कोई लिमिटेशंस नहीं, तो उसे इंटरनेशनल मार्केट कहते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू, पता है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहते हैं,
उसके थ्रू कोई भी गुड्स या सर्विस एक से दूसरे देशों में मंगवाई जाती है या तो भेजी जाती है। ठीक है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन का मार्केट, तो मोबाइल फ़ोन का मार्केट इंटरनेशनल मार्केट है। पूरी दुनिया में एक कोई भी मोबाइल हो, जैसे कि अगर कोई भी आईफोन अगर है तो पूरी दुनिया में वो बिकेंगे। सही बात ना। या जैसे इंग्लिश नॉवेल्स, तो जो इंग्लिश नॉवेल्स होती हैं तो ये इंग्लिश नॉवेल्स भी कोई एक कंट्री में लिमिटेड नहीं है। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी इंग्लिश बोलने वाले जितनी भी कंट्रीज होगी हर जगह पर ये प्रोडक्ट बिकेगा ना। समझ आया ना। तो लोकेशन के हिसाब से ये चार टाइप कहलाए ना मार्केट के। और दूसरे मार्केट के टाइप्स आते हैं, वो आते हैं ऑन बेस्ड ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी बेस्ड पर मतलब कितना आप लोग कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बिक रहा है उसके हिसाब से। तो उसके हिसाब से मार्केट के दो टाइप आते हैं क्वांटिटी के बेस पर, होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। ठीक है, तो होलसेल मार्केट उसे कहते हैं कि जहाँ पर परचेस और सेलिंग लार्ज स्केल में होता हो, कि जहाँ पर जो है जो बायर्स होते हैं ना वो एक दो क्वांटिटी में नहीं लेकिन लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदते हो, तो उसे होलसेल मार्केट कहते हैं। और वो जो लार्ज क्वांटिटी में जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो उसे वो जनरली रिटेल शॉपकीपर्स को देते हैं। मतलब ये होलसेलर एक तरह से ऐसे कहलाए कि वो कंपनी जो प्रोडक्शन जहाँ पे होता है वहाँ से, और जहाँ पे सेलिंग होती है ना जो रिटेल रिटेल शॉपकीपर कहलाए, उन दोनों के बीच की एक लिंक है, उन दोनों को ये कनेक्ट करते हैं ये होलसेलर। जैसे कि ग्रेन मार्केट होता है अनाज, तो जो होलसेलर होते हैं ना वो किसानों से एकदम होलसेल में अनाज खरीदते हैं, और फिर जो रिटेलर होते हैं उन्हें फिर वो थोड़ा थोड़ा देते हैं। ठीक है ना। तो होलसेल मार्केट किसे कहते हैं कि जहाँ पे परचेस और सेलिंग एकदम लार्ज क्वांटिटी में होता हो, वो होलसेल मार्केट। दूसरा आता है रिटेल मार्केट। तो रिटेल मार्केट उसे कहते हैं कि जहाँ पर परचेसिंग और सेलिंग एकदम स्मॉल क्वांटिटी में होती हो, तो वो रिटेल मार्केट कहलाता है। ठीक है ना। रिटेल मार्केट वो कस्टमर के रियल कांटेक्ट में आता है। हम कस्टमर्स वो ज़्यादातर रिटेल मार्केट से ही चीज़ें खरीदते हैं ना। ये जो रिटेलर होता है ना शॉपकीपर, वो होलसेलर से ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें खरीदते हैं, और वो हम कस्टमर्स को एक एक दो दो करके बेचते हैं। हमें जितनी नीड हो उसके हिसाब से हम लोग वहाँ से चीज़ें खरीदते हैं। तो ये रिटेल मार्केट कहलाया। समझ में आ रहा है ना। तो क्वांटिटी के हिसाब से ये दो टाइप कहलाया, होलसेल एंड रिटेल मार्केट। जहाँ पे लार्ज सेलिंग और परचेसिंग होती हो तो वो होलसेल मार्केट, और जहाँ पे बहुत ही स्मॉल स्केल में परचेसिंग और सेलिंग होती हो तो उसे रिटेल मार्केट कहते हैं। बरोबर ना। तो देखो आज जैसे क्लासिफिकेशन के ये टाइप्स देखे ना, अभी हमारे चैप्टर का दूसरा एक मेन पॉइंट है कि कंपटीशन के हिसाब से कौन कौन से टाइप्स आते हैं, लेकिन वो पॉइंट अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।